विवान ने सिर्फ 12 सांसों में ही व्यूह रचना लेवल पर एक बहुत जटिल पैटर्न बना दिया। मास्टर यशवर्धन पूरा पैटर्न देखकर हैरान था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि यह पैटर्न करता क्या है। यह बहुत धीमा है। तुम व्यूह रचना चालू करो, मैं गंदगी हटा दूंगा। विवान ने फिर से ठंडा पे लिया। उसने जल्दी से दोनों हाथों से साधक सूत्र को पकड़ा। उसने देखा कि एक बहुत कमजोर मानसिक शक्ति पिघले हुए काले ज्योतिरत्न पत्थर में गई और तेजी से कंपन करने लगी। फिर धूल की तरह गंदगी तैर कर बाहर निकल गई। काला ज्योतिरत्न पत्थर का तरल और चमकदार हो गया, पहले के गहरे रंग से बदलकर चटक काला और आखिर में दर्पण जैसे गोले की तरह जिसमें चेहरा साफ दिखता था। मास्टर यशवर्धन हैरान था। विवान की मानसिक शक्ति तो पहला लेवल भी नहीं था। मास्टर यशवर्धन के दूसरे लेवल की तुलना में विवान की शक्ति लाखों गुना कम थी। फिर भी शुद्ध करने की रफ्तार उससे कई गुना तेज थी। इससे बर्तन शुद्ध करने की उसकी समझ पूरी तरह बदल गई। जब विवान ने धूल साफ कर दी तो मास्टर यशवर्धन ने व्यूह रचना शुरू करने को कहा। विवान की बनाई व्यूह रचनाएं तेजी से चमक उठी। रेखाएं नियॉन लाइटों की तरह जलने लगीं। पूरे शोधन कक्ष में एक अजीब सा बल लहराने लगा। विवान ने व्यूह रचना के मंच की ओर इशारा किया। उसकी मानसिक शक्ति ने व्यूह रचना को छुआ। काले ज्योतिरत्न पत्थर का तरल गोला व्यूह रचना के बल से खींचता हुआ उसमें चला गया और चमकते आकाश में कांपता हुआ लटक गया। काले ज्योतिरत्न पत्थर की तरल गति तेज होती गई। उसकी चिकनी सतह पर नुकीले कांटे उभर आए। विवान ने अपनी मानसिक शक्ति से इसकी लय को ध्यान से नियंत्रित किया और उसे उछलने दिया। विवान ने कांटों को बढ़ने के लिए अपनी शक्ति का इस्तेमाल किया। उसने देखा कि अनगिनत कांटों में छोटे छोटे धागे उग आए। इस पूरी प्रक्रिया में विवान को कुछ करने की जरूरत नहीं थी। उसकी मानसिक शक्ति सब संभाल रही थी। व्यूह रचना को नियंत्रित करते हुए मास्टर यशवर्धन हैरान था। उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। विवान की शोधन प्रक्रिया सामान्य खजाने के सैनिकों की शोधन से बिल्कुल अलग थी। इसे समझना मुश्किल था, जैसे स्वर्ग की किताब पढ़ना। अचानक विवान बुदबुदाया। उसकी आंखें चमक उठीं। उसने अपने दाहिने हाथ की तर्जनी उंगली काले ज्योतिरत्न पत्थर की ओर बढ़ाई। फट! एक आवाज के साथ काला ज्योतिरत्न पत्थर अचानक फट गया और 18 छोटी सुइयों में बदल गया जो चमक रही थीं। 18 दिव्य सुइयां विवान के हाथों में आ गईं। हर सुई क्रिस्टल की तरह साफ थी, सर्पिल पैटर्न और साधक ताबीजों से ढकी हुई। वे इतनी सादी और चमकदार थीं मानो प्राकृतिक रूप से बनी हों। आखिरकार बन गया। विवान ने गहरी सांस ली, माथे का पसीना पोंछा और सावधानी से 18 सुइयों को अपनी जेब में रख लिया। मास्टर यशवर्धन की मदद और पिछले जन्म के अनुभव से उसने दिव्य सुई बना लिया, जो शायद तीसरे लेवल का हथियार शोधक भी नहीं बना पाता। उसे संतुष्टि महसूस हुई। विवान ने मास्टर यशवर्धन की ओर देखा, जो अभी भी हैरानी में था। उसने कहा, दो अर्धचंद्राकार पत्ते लो, उनमें 3 एलोवेरा के फूल डालो, उन्हें बिना जड़ के पानी में 2 घंटे उबालो और हर रात आधी रात को आधे घंटे भिगो। 7 दिन बाद झर कम हो जाएगा। मास्टर यशवर्धन अभी भी शोधन प्रक्रिया से हैरान था। जब उसे होश आया, विवान शोधन कक्ष से जा चुका था। यह लड़का कौन है? दिव्य शास्त्र निर्माण में इतनी बड़ी कामयाबी कैसे मिली? ये समझ से बाहर है। मास्टर यशवर्धन को गहरा सदमा लगा। बर्तन शोधक बनने के बाद पहली बार उसे इतना अनजान महसूस हुआ। इसका इतना गहरा असर हुआ कि उसके दिल में विवान के लिए सचमुच सम्मान और प्रशंसा जाग उठी। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि उसके मन में ऐसा ख्याल भी आ सकता है। ये लड़का दुश्मन तो नहीं है। मास्टर यशवर्धन ने गहरी सांस ली। उसका पुराना गुस्सा और नाराजगी पूरी तरह गायब हो चुकी थी। उसके मन में विवान को गुरु मानने का जोश भी था। अगर वो विवान की तकनीकों को सीख ले तो उसे यकीन था कि वो हथियार शोधन में ऐसी ऊंचाइयों तक पहुंच जाएगा जिसकी उसने कल्पना भी नहीं की थी। बर्तनों के हॉल में मास्टर यशवर्धन द्वारा भगाए गए विराज और श्रद्धा हैरान थे। तभी उन्होंने विवान को बाहर आते देखा। विवान, तुमने मास्टर यशवर्धन से क्या कहा कि वो इतने गुस्से में हैं? विराज जल्दी से आया और विवान पर चिल्लाया। विवान ने उसकी ओर देखा, फिर उसे अनदेखा कर दिया और हॉल से बाहर चला गया। धिक्कार है! विराज गुस्से में था।
विवान के बार बार तिरस्कार ने उसे पूरी तरह भड़का दिया। उसका शरीर तन गया, चेहरा क्रूर हो गया। उसने विवान पर मुक्का मार दिया। बस करो, मास्टर यशवर्धन, जो जल्दी में बर्तनों के हॉल से बाहर आया था, गुस्से से चिल्लाया। विराज के शरीर से एक अदृश्य ताकत निकली जिसने उसे पल भर में जमीन पर गिरा दिया। वो बहुत शर्मिंदा था। मास्टर, श्रद्धा आगे बढ़ी। मास्टर यशवर्धन ने उसे अनदेखा किया और सीधे विराज के पास गया। उसने आंखें तरेर कर गुस्से में कहा, ये क्या? सिंह राजवंश परिवार का दूसरा राजकुमार नहीं है? तुमने मास्टर यशवर्धन को कैसे नाराज किया? बर्तनों के हॉल में ऐसा करने की हिम्मत कैसे हुई? हाँ, भले ही शांति सामंत अधिकारी राज्य रक्षक सेनापति की पूजा करता हो, बर्तन हॉल उसे शांति सामंत का चेहरा नहीं देगा। इस समय हॉल की पहली मंजिल पर कई लोग आ जा रहे थे। खबर सुनते ही वे रुक गए और आश्चर्य से देखने लगे, जैसे कोई तमाशा होने वाला हो। विराज को मास्टर यशवर्धन ने जमीन पर गिरा दिया था। पूरा शरीर दर्द कर रहा था, लेकिन उसका डर उसके शारीरिक दर्द से कहीं ज्यादा था। वो जल्दी से उठा और डरते हुए बोला, मास्टर यशवर्धन, मेरा ऐसा करने का इरादा नहीं था। मैंने बस विवान को आपके प्रति अनादर करते देखा, इसलिए उसे पकड़ना चाहता था। कृपया मुझे माफ करें। मास्टर, चिंता न करें। जब आप वापस जाएंगे, मैं अपने पिता से कहूंगा कि विवान को कड़ी सजा दे और उसे आपके सामने माफी मांगने को कहे। मास्टर यशवर्धन ने उसे ठंडी नजर से देखा और गहरी आवाज में कहा, वो आदमी अभी तुम्हारे सिंह राजवंश परिवार का था? विराज को लगा कि विवान ने मास्टर यशवर्धन को नाराज कर दिया है। उसने जल्दी से समझाया, मास्टर यशवर्धन, भले ही विवान हमारे सिंह राजवंश परिवार का हो, वो मेरी मौसी का नाजायज बेटा है। मेरे पिता इस छोटे जानवर को सिंह राजवंश परिवार से निकालना चाहते हैं, तो उसने जो किया उसका हमारे परिवार से कोई लेना देना नहीं है। उसने मन ही मन गुस्सा जताया, दांत पीस लिए और चुपके से विवान को 18 बार कोसा। तो ये बात है? मास्टर यशवर्धन ने थोड़ा सोचा। उसने देवयानी के बारे में सुना था। मास्टर यशवर्धन, मैं इस छोटे जानवर को आपके पास वापस लाऊंगा और कड़ा सबक सिखाऊंगा, विराज ने कहा और जल्दी से बाहर निकलने को हुआ। नहीं, मुझे तुम्हारे सिंह राजवंश परिवार की बातों में कोई दिलचस्पी नहीं है। मैं तुम्हारे परिवार से कोई लेना देना नहीं चाहता। चले जाओ और मुझे फिर कभी दिखाई मत देना। जहां तक तुम्हारे खजाने के सैनिकों की बात है, अगर तुम हमारे टूल हॉल में ऐसा करो और हम तुम्हें सजा न दें, तो ये तुम्हारी मेहरबानी होगी। चले जाओ। मास्टर, मैं... विराज कुछ और कहना चाहता था। क्या मैं? अगर तुम नहीं गए तो क्या चाहते हो कि मैं तुम्हें खुद बाहर फेंकूं? मास्टर यशवर्धन की आंखें सिकुड़ गईं और एक खतरनाक हवा निकली। हाँ, मैं जा रहा हूं, मैं अभी जा रहा हूं। है चारों ओर की हैरान करने वाली टिप्पणियों में विराज का चेहरा लाल हो गया। वो शर्म और गुस्से के साथ हॉल से बाहर निकल गया। बर्तनों के हॉल के बाहर विराज का गुस्सा असली था। उसका दिल क्रूर हो गया। धिक्कार है विवान, अगर वो न होता तो मास्टर यशवर्धन मुझे कैसे अपमानित करते और मेरा एक खजाना सैनिक खो जाता। मेरा इंतजार करो, मैं इस अपमान का बदला लूंगा। विराज ने दांत पीस लिए। उसकी आंखों में गुस्सा चमक रहा था। बर्तनों के हॉल में मास्टर यशवर्धन ने ठंडी सांस ली, लेकिन मन ही मन सोच रहा था कि विवान दिव्य शास्त्र निर्माण में इतना माहिर है, फिर भी सिंह राजवंश परिवार में उसका लेवल इतना कम क्यों है? चूंकि विवान ने खुद कुछ नहीं कहा, तो उसके पारिवारिक मामलों में दखल देना मास्टर यशवर्धन की बेवकूफी नहीं होगी। अब से तुम विराज से दूर रहो, वरना मैं तुम्हें तुरंत अपने घर से निकाल दूंगा। मास्टर यशवर्धन ने श्रद्धा से ठंडे लहजे में कहा। हाँ, मैं आगे से सिंह राजवंश परिवार से कोई संपर्क नहीं रखूंगी, श्रद्धा ने जवाब दिया। उसे खंडन करने की हिम्मत नहीं थी। लेकिन तुम विवान को जान सकते हो, वो खास है और उसका भविष्य उज्जवल है। मास्टर यशवर्धन ने पिछले शोधन के बारे में सोचा और उसे अब भी सिहरन महसूस हुई। श्रद्धा हैरान और उलझन में थी। ये तो उसकी सोच से बिल्कुल उलटा था। क्या ऐसा नहीं था कि विवान ने मास्टर यशवर्धन को गुस्सा दिलाया, इसलिए उसने सिंह राजवंश परिवार से दूरी बनाने को कहा? दिव्य सुई बन गया है। अब जल्दी से मिडिल रेखाओं को फिर से बनाने की जगह ढूंढनी होगी। जितनी देर होगी
मेरे लिए उतना बुरा है। विवान अकेले सड़क पर चलते हुए सोच रहा था। सिंह राजवंश परिवार के घर वापस जाना तो मुमकिन नहीं था। वहां उसकी और उसकी मां की हैसियत बहुत कम थी। शायद मैडम कमला किसी को परेशान करने भेज दे। अगर मिडिल रेखाएं बनाते वक्त कोई रुकावट आ गई तो नतीजे भयानक होंगे। काफी सोचने के बाद विवान को एक जगह याद आई। आर्याव्रत ट्रेनिंग कॉलेज विजयनगर के राजकुमारों और आम लोगों की प्रतिभाओं का पढ़ाई का ठिकाना था। वहां खास प्रशिक्षण कक्ष थे जहां कोई रुकावट नहीं डालता था। बस कॉलेज वापस चलते हैं, ये सोचकर विवान सीधे आर्याव्रत ट्रेनिंग कॉलेज की ओर चल पड़ा। विजयनगर के बीचों बीच बसा आर्याव्रत ट्रेनिंग कॉलेज बर्तनों के हॉल से कुछ ही ब्लॉक दूर था। 15 मिनट बाद विवान कॉलेज पहुंच गया। भीड़ भाड़, ऊंची इमारतें, युवा छात्र, ये सब मिलकर विवान को एक अनोखा एहसास दे रहे थे। लेकिन उसके पास इसका मजा लेने का वक्त नहीं था। उसके लिए अब हर मिनट कीमती थी। उसे हर पल का पूरा फायदा उठाना था। लेकिन तभी कोई उसे परेशान करने आ गया। अरे, ये तो वही खून का स्वर विवान है ना? पिछले बार दादाजी से पिटने के बाद इतनी जल्दी ठीक हो गया। जिंदगी में दम है। एक तीखी मजाक उड़ाने वाली आवाज गूंजी। सड़क के किनारे जंगल से 4 16-17 साल के लड़के निकले और विवान को बुरी नजर से देखने लगे। नेता, जिसने ब्रोकेट का कपड़ा, चौकोर सिर और बड़े कान पहने थे, घमंडी लग रहा था। ये विनायक तनेजा था, तनेजा के परिवार का बेटा, जिसने कुछ दिन पहले एक द्वंद्व में विवान को बेहोश कर दिया था। तनेजा शाही दरबार में बहुत ताकतवर था, इसलिए विनायक खलनायकों और दोस्तों के झुंड से घिरा रहता था। ये सब माया लोक राज्य के अधिकारियों के बेटे थे। अपनी पहचान का फायदा उठाकर वो अक्सर बदमाशी करते और कॉलेज में हंगामा मचाते। हालांकि विनायक कॉलेज में दबंग था, उसकी मार्शल आर्ट प्रतिभा भी कमाल की थी। वो विवान से कुछ ही महीने बड़ा था। वो पहले से ही मानव लेवल का योद्धा था और दूसरे लेवल के खून से जागृत था। पिछली बार जब उसने विवान से युद्ध किया था, उसने अपनी मिडिल लेवल्स ताकत छिपाई थी। मौका पाकर उसने अचानक विवान पर हमला किया और उसे युद्ध मंच से बुरी तरह गिरा दिया। ये बहुत ही छल कपट वाला था। इसके अलावा उसका एक सीनियर बड़ा भाई भी था, जो प्रीफेक्चर लेवल पर कदम रखने वाला था और स्टार कॉलेज से पास हुआ था। इसलिए वो इतना घमंडी और दबंग था। पहले अगर विवान ने ऐसे शब्द सुने होते तो गुस्से में सब कुछ भूलकर उनसे भिड़ जाता। लेकिन इस बार उसने विनायक और उसके चारों घमंडी दोस्तों को पूरी तरह अनदेखा कर दिया। उन्हें हवा समझकर उनकी ओर देखे बिना उनके पास से निकल गया। विनायक हैरान रह गया। उसका चेहरा बदल गया और उसकी आंखों में ठंडक चमक उठी। मैंने उसे पीटा था और विवान ने मुझे अनदेखा करने की हिम्मत की। सबक नहीं सीखा। लगता है मैंने इसे मारने में बहुत नरमी बरती। वो जैसे ही पलका, उसके 3 साथी तुरंत दौड़े। उनके चेहरों पर बुरी मुस्कान थी। विनायक, तुम क्या करने जा रहे हो? अचानक पीछे से जोरदार चीख सुनाई दी। 2 किशोर दौड़कर आए और गुस्से में विवान के सामने खड़े हो गए। इस समय जंगल के किनारे कई छात्र तमाशा देखने इकट्ठा हो गए और अपनी राय देने लगे। विनायक का चेहरा उतर गया। उसने ठंडे लहजे में कहा, शनि, अंशुमान, यहाँ की बातों से तुम्हारा कोई लेना देना नहीं है। यहां से हटो। विनायक, पिछले बार तुमने विवान को इतना नुकसान पहुंचाया था, उसका हिसाब अभी बाकी है। आज हम यहां हैं, तुम विवान को छू नहीं सकते। उन्होंने सुना था कि पिछले बार विनायक ने विवान को बेहोश कर दिया था, जिससे वो लगभग मर ही गया था। वो विवान के लिए बहुत चिंतित थे। विवान के दिल में एक अजीब सी भावना जागी। शनि और अंशुमान आर्याव्रत ट्रेनिंग कॉलेज में उसके सबसे अच्छे दोस्त थे। उनमें से शनि और अंशुमान विवान को बहुत मानते थे। वो कहते थे कि विवान में कुछ खास है जो कॉलेज में उसका सच्चा दोस्त है। लेकिन पिछले जन्म में तेजस के विश्वासघात के बाद विवान के दिल में तथाकथित भाइयों के लिए कुछ कड़वाहट थी। विनायक बहुत गुस्से में था। उसने मजाक उड़ाते हुए कहा, शनि, अंशुमान, लगता है तुम लोग मजा लेना चाहते हो और सजा पाना चाहते हो। ठीक है, पिछले बार मैंने तुम्हें नहीं सिखाया, इस बार मैं तुम दोनों को एक साथ पीटूंगा। विनायक ने दहाड़ लगाई। उसके 3 पहले से तैयार साथी दौड़ पड़े।
उनमें से 2 शनि और अंशुमान की ओर दौड़े और एक विवान की ओर। उनकी ताकत मानव लेवल के शुरुआती चरण में थी। कॉलेज में वो मिडिल लेवल के थे। उनकी ताकत औसत थी। अंशुमान का चेहरा बदल गया। उसने अपने सामने वाले को रोका और साथ ही विवान पर कूदने वाले को भी रोक दिया। अंशुमान, तुम्हें खुद को बचाना मुश्किल है। अगर तुमने ध्यान भटकाने की हिम्मत की तो पहले तुम्हें सजा मिलेगी। विनायक ने मजाक उड़ाया। उसकी आंखें ठंडी थीं। वो उछला और अंशुमान पर एक जोरदार प्रहार किया। विनायक मानव लेवल के मध्य चरण का मार्शल कलाकार था। अंशुमान चौंक गया और उड़ गया। उसका दाहिना हाथ सुन्न हो गया और लगभग टूट गया। अंशुमान! शनि का चेहरा बदल गया। वो उसकी मदद करना चाहता था, लेकिन बाकी तीनों ने उसे रोक लिया। उनकी मुट्ठियां उस पर पड़ीं। उसके मुंह के कोनों से खून बहने लगा। वो 3 कदम पीछे हटा और उसकी सांसें रुक गईं। विवान, भाग! इस समय भी अंशुमान और शनि उसकी चिंता कर रहे थे। हाँ, वो कहां भागेगा? पहले तुम दोनों को पीटता हूं, फिर उसे सबक सिखाता हूं। विनायक ने खतरनाक हंसी हंसी। विवान की आंखें ठंडी हो गईं। भले ही वो अपने दोस्तों की भावनाओं से थोड़ा असहज था, इसका मतलब ये नहीं कि कोई भी उसे मनमानी से धमकाए और अपमानित करे। ठंडी सिसकारी के बीच विवान अचानक आगे बढ़ा और युद्ध में कूद पड़ा। हाँ, ये लड़का मरना चाहता है तो पहले इसे मरने दो। एक काला मजबूत युवक खतरनाक तरीके से मुस्कुराया और एक ही झटके में विवान के सामने वाले दरवाजे पर जा गिरा। उसके बगल का एक और किशोर, जो मुस्कुराते हुए विवान के पास था, ने अचानक उसकी जांघों पर लात मारी। यह लात बहुत खतरनाक थी, तेज हवा के साथ। अगर ये लगी तो विवान का बहुत नुकसान हो सकता था। यह बेहद जहरीला हमला था। विवान, सावधान! शनि और अंशुमान चिल्लाए, लेकिन मदद करने में बहुत देर हो चुकी थी। विवान की ताकत मानव लेवल के शुरुआती चरण से ज्यादा नहीं थी और वो अभी बीमार भी था। एक ही लेवल के 2 योद्धाओं के हमले का मुकाबला कैसे कर सकता था? सबको लगा कि विवान पल भर में गिर जाएगा और दर्द से चीख उठेगा। चलो भागो! विवान का चेहरा ठंडा था। उसकी आवाज में वसंत की गड़गड़ाहट थी। उसके पैर जमीन पर जमे थे और कंधे थोड़े झुके हुए थे। उसका शरीर जैसे तैरती मछली अचानक उस काले लड़के की बाहों में घुस गया। उसकी कोहनी उसकी छाती के ठीक ऊपर थी। दूसरे नजरिए से देखो तो लगता था जैसे वो काला मजबूत लड़का खुद विवान की कोहनी पर जा गिरा हो। फिर विवान तेजी से घूमा। उसने अपना बायां पैर बीच में रखा। जमीन की धूल उसके पैरों के आसपास तैरने लगी, जैसे चक्रवात बन गया। दाहिना पैर बिजली की तरह ऊपर उठा। आह! ओह! 2 दर्द भरी चीखें गूंजी। लोगों ने सोचा था कि विवान गिरेगा, पर ऐसा कुछ नहीं हुआ। उल्टा, वो काला मजबूत लड़का और दूसरा किशोर दर्द से कराह रहे थे, जैसे लुढ़कती लौकी। वो जमीन पर गिरे। उनके माथे पर ठंडा पसीना था। खासकर उस लड़के ने, जिसने जांघों पर लात मारी थी, वो खाली जगह में लात मार गया। लेकिन विवान का दाहिना पैर उसकी जांघों में जोर से लगा। उस धीमी आवाज ने सबको सिहरन दे दी। उसकी चीख इतनी जोरदार थी मानो कुछ टूट गया हो। बचे हुए लड़कों में से एक कांप रहा था। उसके पैर डगमगा रहे थे और आंखों में डर था। विवान आगे बढ़ा, एक थप्पड़ मारा। पट! वो लड़का गुड़िया की तरह उछलकर जमीन पर गिरा। उसका दर्द भरा कराहना बयान नहीं हो सकता। अच्छा, तुम छोटे कमीने लोगों को मारने की हिम्मत करते हो? विनायक ने थोड़ी देर बाद गुस्से में चिल्लाया। कमीने, पिछले बार तुझे नहीं मारा, लगता है मैं बहुत नरम था। विनायक क्रूर दिख रहा था। वो दहाड़ा। उसके हाथ सांपों की तरह मुड़े और उसकी उंगलियां सीधे विवान की छाती में चाकू की तरह गईं। उसकी उंगली की नोक ने हवा को चीर दिया, जैसे जहरीले सांप के 2 नुकीले दांत। वो तेजी से विवान तक पहुंची। कितनी तेज! मैदान पर कई छात्र चिल्ला उठे। मानव लेवल के शुरुआती चरण के ज्यादातर छात्र विनायक की हरकतों को साफ नहीं देख पाए। हाँ, मेरी चाल पीले लेवल की बेहतरीन उंगलियों की चाल है। भले ही मैंने इसकी पहली चाल रास्ता दिखाने वाले दुष्ट दांत सीखी हो, फिर भी तुझे हराना आसान है। विनायक की खतरनाक हंसी गूंजी। वो पहले से ही कल्पना कर रहा था कि उसकी उंगली से विवान का खून बहेगा और वो पल भर में जमीन पर गिरेगा। ये सोचकर वो उत्तेजित हो गया। लेकिन जिस पल विनायक की उंगली विवान को छूने वाली थी,
उसका हाथ हवा में रुक गया। वो आगे नहीं बढ़ सका। विवान के शक्तिशाली बाएं हाथ ने न जाने कैसे विनायक की कलाई को लोहे की तरह जकड़ लिया। विनायक ने कितनी भी कोशिश की, वो हिल नहीं सका। क्या हो रहा है? विनायक के चेहरे पर हैरानी और गुस्सा था। वो अपनी असली ऊर्जा बढ़ाने ही वाला था। उसके सीने में तेज दर्द हुआ, एक चीख निकली और वो पूरा उड़कर बाहर गिर गया। इस अचानक दृश्य ने सबको हैरान कर दिया। बेकार, मेरे सामने चिल्लाने की हिम्मत कैसे की? विवान ने तिरस्कार से कहा। उसकी ऊंची नजरों ने विनायक के दिल को झकझोर दिया। कुत्ते के बच्चे, मैं तेरे हाथ पैर तोड़ दूंगा और तुझे घुटनों पर भीख मांगने को मजबूर करूंगा। विनायक का चेहरा लाल हो गया। वो ये अपमान कैसे बर्दाश्त करता? वो दर्द से उछला, उसका शरीर कांप उठा। उसके शरीर में एक अजीब सी ताकत जागी, जैसे कोई रहस्यमयी सांस उठी हो। रक्त की शक्ति। विनायक की मध्य लेवल की प्रतिभा सचमुच रक्त की शक्ति जगा सकती है। यकीन नहीं होता। विवान के लिए बुरा हुआ। विनायक का चेहरा क्रूर था। वो उछला और खतरनाक मुस्कान के साथ बोला, हाँ, ये हमारे तनेजा परिवार की रक्त शक्ति है। बैल का टकराव। मेरे लिए लेट जा। विनायक ने विवान के सिर पर मुक्का मारा। मुक्के पर हल्की लाल रोशनी थी, जिससे सबका दम घुट रहा था। वो जोरदार दबाव देखकर सबके रोंगटे खड़े हो गए। विवान! शनि और अंशुमान चिल्लाए। वो जल्दी से आगे बढ़ने वाले थे। भले ही वो विनायक का मुकाबला न कर सकें, फिर भी उलझ सकते थे। अगर विवान अकेले लड़ा तो हड्डी टूटना छोटी बात थी, जान का सवाल था। विवान विनायक के मुक्के का मुकाबला नहीं कर पा रहा था। वो लड़खड़ाया और अचानक अपना पैर उठाया। धम! सबने एक धीमी आवाज सुनी। फिर देखा कि विनायक का शरीर विवान के पैर से भूत की तरह टकराया। वो फिर से जांघों के बीच में लगा। ये पक्का और सटीक था। आ! विनायक ने दोनों हाथों से अपनी जांघें पकड़ लीं। उसका चेहरा दर्द से मुड़ गया। उसकी करुण चीख कानों को चीर रही थी। आंसू और नाक से पानी बह रहा था। चेहरा उबले हुए सूअर के कलेजे जैसा लाल हो गया। उसकी जांघों से दिल दहला देने वाला दर्द उठ रहा था। उसे और डर इस बात का था कि मानो कुछ टूट गया हो। अरे, बुरा हुआ। वहां मौजूद सब लोग अजीब लग रहे थे, जैसे उन्हें कब्ज हो। उनकी जांघों में ठंडक थी और वो अनजाने में कुछ कदम पीछे हट गए। उन्होंने फटने की आवाज भी सुनी। ये बिल्कुल तबाह करने वाला था। साले, मैं... विनायक ने ठंडी सांसें लीं। उसकी आवाज कांप रही थी। उसका चेहरा उदास था, जैसे खून टपक रहा हो। उसने दर्द सहने की कोशिश की। वो पागल कुत्ते की तरह विवान पर झपटा। उसका दाहिना मुक्का जोर से नीचे गिरा। वो विवान को सबक सिखाने को तैयार नहीं था। ये एक जोरदार मुक्का था, पहाड़ जितना ताकतवर, तूफान की तरह गरजता हुआ। इसकी ताकत पहले से भी ज्यादा थी। सबके चेहरे बदल गए। विनायक की ताकत को कम नहीं आंका जा सकता था। पछताना नहीं जानता। विवान की आंखें ठंडी थीं। वो एक कदम आगे बढ़ा और अपना दाहिना पैर फिर से उठाया, विनायक की जांघों की ओर। विनायक का चेहरा बदल गया। उसने जल्दी से हवा में अपनी स्थिति बदली, लेकिन विवान का दाहिना पैर कांप रहा था, अनिश्चित था। वो उसके सारे चकमे को ढक रहा था। विनायक डर गया। चाहे वो कैसे भी बचता, सब बेकार था। वो नंगे मेमने की तरह था, जिसे काटा जाना था। विनायक खुली आंखों से देख रहा था। विवान का दाहिना पैर फिर से उसकी जांघों में जोर से लगा। उस धीमी आवाज ने सबको कांपने पर मजबूर कर दिया। आउच, आउच! विनायक का चेहरा तुरंत सिकुड़ गया। उसकी आंखें फटने को थीं। वो जमीन पर लेटकर रोने लगा। उसकी आवाज इतनी दुखी थी कि सुनने वाले की आंखें नम हो जाईं। अब तो बेवकूफों को भी कुछ गलत लगा। क्या बात है, ये तो बहुत रहस्यमयी है। विनायक तो मानव लेवल के मध्य चरण का मार्शल कलाकार है। उसने रक्त की शक्ति भी जगा ली। फिर वो विवान के पैरों से 2 बार कैसे हार गया? कमाल का पैर! सब दर्शक हैरान थे और अजीब नजरों से बोल रहे थे। विवान, तू... शनि और अंशुमान भी हैरान और स्तब्ध थे। कुत्ते के बच्चे, रुक! मुझे मौका मत दे, वरना मैं तुझे अच्छा दिखाऊंगा। विनायक जमीन पर लौट रहा था। उसे राहत की सांस लेने में काफी वक्त लगा। उसने विवान को जहरीली नजरों से देखा, जैसे उसे 1000 टुकड़ों में काट देना चाहता हो। विवान पहले ही जाने के लिए मुड़ चुका था। ये सुनकर वो अचानक पलटा। उसकी ठंडी आंखों ने विनायक को सिहरा दिया। अगर तूने मुझे फिर गाली दी तो मैं तुझे मार डालूंगा। विवान के शब्द सच्चे थे। उसकी आवाज बर्फीली थी,
जैसे नर्क से आ रही हो। विनायक गाली देना चाहता था, लेकिन विवान की आंखें देखने के बाद उसका शरीर कांप उठा। बाकी गालियां उसके मुंह में अटक गईं। उसका शरीर बेकाबू कांपने लगा। विवान ने उसका मजाक उड़ाया, फिर अचानक पलटा और तेज कदमों से वहां से चला गया। पीछे छात्रों का एक समूह स्तब्ध रह गया। विनायक विवान की पीठ को देखते हुए सपने में था। ये छोटा सा बदमाश। विनायक ने गहरी सांस ली। उसकी आंखों में क्रूर भाव चमक रहा था। आज क्या हो गया? कुछ समय पहले ही युद्ध मंच पर उसने विनायक को बुरी तरह पीटा था, उसे लगभग मार ही डाला था। फिर उसकी ताकत अचानक इतनी कैसे बढ़ गई? विनायक को पिछली लड़ाई याद आई। वो अपने दिल की सिहरन को रोक नहीं पाया। विवान के दोनों पैर भगवान के पैरों जैसे थे। अपने शानदार कौशल से उसने सब कुछ अपने कब्जे में कर लिया। वो मानव लेवल के शुरुआती योद्धा जैसा बिल्कुल नहीं था। बड़े भाई, आप ठीक हैं? विनायक के तीनों साथी एक एक करके जमीन से उठे और डरते हुए बोले, तुमने कहा था कि मुझे कुछ काम है, लेकिन मुझे इलाज कक्ष तक पहुंचा दो। आह, मेरे बच्चे। विनायक ने अपने टूटे अंगों को महसूस किया और फिर चीखा। उसकी आंखें जहरीली थीं और दिल क्रूर। वो दहाड़ा, विवान रुक, विनायक को यह बदला लेना ही होगा। विनायक के चारों आदमियों से छुटकारा पाकर विवान तेजी से प्रशिक्षण कक्ष की ओर चल पड़ा। शनि और अंशुमान भी जल्दी उसके पीछे हो लिए। विवान, तू ठीक है ना? ये तो कमाल हो गया, शनि और अंशुमान ने उत्साह से कहा। वो अभी भी विवान की ताकत की प्रक्रिया में डूबे थे। तुम दोनों ठीक हो? विवान ने चिंता से उनकी ओर देखा। हम ठीक हैं। हाँ, इस बार तो मजा आ गया। मुझे लगता है विनायक अब हमारे पास आने की हिम्मत नहीं करेगा। शनि उत्साहित थी। अंशुमान उत्साह के बाद चिंतित हो गई। विनायक तनेजा के परिवार का बेटा है। उसे इस तरह पीटा, कहीं कोई मुसीबत ना हो जाए। अरे मुसीबत क्या? शनि ने मजाक में कहा। छात्रों के बीच लड़ाई तो आम बात है। जब तक कोई जान नहीं जाती, कॉलेज इसका जिम्मेदार नहीं होगा। तनेजा के पास कहने को कुछ नहीं है। पिछले बार विनायक ने विवान को युद्ध मंच पर लगभग मार ही डाला था। कॉलेज ने तो उसका ध्यान नहीं रखा। अंशुमान के चेहरे पर चिंता थी। तनेजा और कॉलेज की बात छोड़ो, मुझे विनायक के बड़े भाई की चिंता है। वो? शनि का चेहरा भी गंभीर हो गया। विभास विनायक से 2 साल बड़ा है। वो कॉलेज के उन्नत वर्ग का छात्र है। मानव लेवल के आखिरी चरण का मास्टर है। प्रांत लेवल में बस 1 कदम दूर है। कॉलेज में वो बड़ा नाम है। वो ऐसा नहीं करेगा ना? शनि चिंतित थी। विनायक अपने भाइयों से कहीं ज्यादा खतरनाक है। कॉलेज के छात्र उससे डरते हैं। विवान ने दोनों को चिंतित देखा। उसके दिल में गर्मजोशी आई। वो मुस्कुराया। अगर विनायक ने कुछ करने की हिम्मत की तो उसका बड़ा भाई भी आएगा, तो मैं उसे भी पीट दूंगा। शनि और अंशुमान ने ठंडी सांस ली। विवान को देखकर हैरान रह गए। कुछ दिनों में विवान की ताकत और हिम्मत इतनी बदल गई थी। दोनों के दिल में उसके लिए सम्मान जाग उठा। तीनों कुछ बातें करते हुए प्रशिक्षण टावर तक पहुंच गए। ऊंचा प्रशिक्षण टावर आसमान छू रहा था। विवान अंदर चला गया। अचानक लोगों की आवाजें गूंजने लगीं। आर्याव्रत ट्रेनिंग कॉलेज मायालोक राज्य का पहला कॉलेज था। विनायक, शनि, अंशुमान और दूसरे शाही अधिकारियों के बच्चों के अलावा देश भर से प्रतिभाशाली छात्र थे। आर्याव्रत ट्रेनिंग कॉलेज में दाखिल होना बड़ा मौका था। मौका मिलते ही कई लोग प्रशिक्षण टावर में डूब जाते थे। इसलिए कॉलेज के प्रशिक्षण कक्ष हमेशा भरे रहते थे। कतार में लगना पड़ता था। अरे, ये तो विवान है, जिसे विनायक ने पिछले बार युद्ध मंच पर बेहोश कर दिया था। सुना था वो मर रहा था, पर कुछ दिनों में ठीक हो गया। चुप रह, धीरे बोल। ये राजा यशवंत का भतीजा और राजा धृतराष्ट्र का पोता है। सावधान रह, कहीं मुसीबत ना हो जाए। मुझे नहीं लगता वो कुछ कर पाएगा। वो तो बस एक नाजायज औलाद है। सुना है वो 16 साल का है और उसने अभी तक खून नहीं जगाया। अगर वो जल्दी कॉलेज का टेस्ट पास नहीं करता तो शायद खून की समस्या की वजह से आर्याव्रत ट्रेनिंग कॉलेज से निकाला जाने वाला पहला शख्स होगा। अजीब बात है। भले ही खून कमजोर हो, कम से कम पहला लेवल तो जगा लेना चाहिए। ऐसा कम होता है कि खून बिल्कुल न जगे। सुना है वो नाजायज पैदा हुआ है। उसका खून पिछले पीढ़ी से मिला है। शायद उसका बाप घटिया था।
भीड़ में कई लोग विवान को देखकर फुसफुसाने लगे। विवान की खास पहचान और खून न जागने की बात ने उसे कॉलेज में मशहूर कर दिया था, खासकर कुछ आम बच्चों के लिए जो शुरू से ही बड़ों के बच्चों के खिलाफ थे। विवान गपशप का निशाना था। तुम क्या कह रहे हो? शनि और अंशुमान ने फुसफुसाहट सुनी और गुस्सा हो गए। वो आगे बढ़ने ही वाले थे। विवान ने दोनों को रोका। फिर उसने धीरे से कुछ लोगों को देखा और आराम से आगे बढ़ गया। वो सीधे कुछ लोगों की कतार के सामने आ गया। तुम क्या कर रहे हो? कतार में कैसे घुस गए? पहले आओ पहले पाओ नहीं जानते? कई लोग तुरंत नाराज होकर चिल्लाए। विवान ने कुछ लोगों को हल्के से देखा। उसकी ठंडी नजरों में धमकी थी। कई लोगों की आवाज अचानक बंद हो गई। मुझे फिर से कुछ सुनाई दे तो तुम लोग स्टार कॉलेज में नहीं टिक पाओगे, विवान ने हल्के से कहा। उसकी आवाज धीमी थी, लेकिन उसमें ऐसी ताकत थी कि कोई मना न कर सके। कई लोगों के चेहरे पीले पड़ गए। उनके दिल में बेवजह डर जाग उठा, लेकिन इतने लोगों के सामने वो अपना मुंह नहीं झुका सके। वो बुदबुदाए, क्यों? आवाज पूरी होने से पहले शनि और अंशुमान ने गुस्से में टोक दिया, क्या बकवास? फिर से बोले तो मार पड़ेगी। कई लोगों के चेहरे बदल गए। उन्होंने फिर बोलने की हिम्मत नहीं की। कॉलेज में छात्रों को आपस में लड़ने की मनाही थी। युद्ध की बात अलग थी, लेकिन जान लेने की जिम्मेदारी कोई नहीं लेता था। अगर दोनों पक्ष सचमुच लड़ना चाहें तो शनि और उसके जैसे प्रभावशाली बच्चों का कुछ नहीं बिगड़ता। कॉलेज से निकाले जाने पर भी उनका नुकसान कम होता, लेकिन आम बच्चों का भविष्य खत्म हो जाता। खट! उसी वक्त विवान के सामने वाला प्रशिक्षण कक्ष खुला। 3 किशोर जिन्होंने अभी प्रशिक्षण खत्म किया था बाहर आए। विवान, इस बार हम तीनों साथ में अभ्यास करें, कैसा रहेगा? प्रशिक्षण टावर का हर कक्ष 10 वर्ग मीटर का था। पैसे बचाने के लिए कुछ गरीब बच्चे साथ में अभ्यास करते थे। शनि और अंशुमान के परिवार का शाही दरबार में कुछ दबदबा था। उनके पास पैसे की कमी नहीं थी। वो अक्सर विवान का ख्याल रखने के लिए ऐसा करते थे। तुम दोनों किसी और कक्ष में जाओ, मेरा अभ्यास लंबा चलेगा। विवान ने उनके अनुरोध को ठुकरा दिया। इस बार वो बिना रुकावट के अपनी ऊर्जा बनाना चाहता था। शनि और अंशुमान ने ज्यादा कुछ नहीं कहा। वो जल्दी ही दूसरे कक्षों की कतार में लग गए। प्रशिक्षण कक्ष का दरवाजा बंद हुआ। बंद पत्थर के दरवाजे को देखकर जो लोग आधे दिन से इंतजार कर रहे थे, उनके चेहरे हरे पड़ गए। प्रशिक्षण कक्ष में घुसते ही विवान ने तुरंत अभ्यास शुरू कर दिया। मेरा ऊर्जा कुंड बन गया है और मेरी ऊर्जा स्थिर है। अगर मुझे 12 ऊर्जा फिर से खोलनी है तो पहले इन्हें तोड़ना होगा, फिर बनाना होगा। विवान ने अपना कोट उतारा और अपना पतला शरीर दिखाया। उसने जल्दी से 18 दिव्य सुइयां निकाली जो अभी बनाई थीं। उसने अपनी दाहिनी तर्जनी और मध्यमा उंगली से एक सुई को धीरे से दबाया। उसकी नजर अपने पेट पर टिकी थी। उसने सुई को नाभि केंद्र पर, जहां उसकी नाभि थी, चुभो दिया। नाभि केंद्र के नीचे विवान ने शरीर के बीच और निचले हिस्से में 2 और नाभि केंद्र बनाए। 3 नाभि केंद्र दैविक शक्ति के रास्ते सुइयां त्रिकोण की शक्ल में थीं। ये पेट से 3 इंच नीचे, जहां ऊर्जा का सागर था, अमृत क्षेत्र की रक्षा कर रही थीं। 3.5 फुट लंबी सुइयां लगभग पूरे शरीर में चुभ गई थीं। ये देखकर लोग डर गए। जिस नाभि केंद्र में दैविक शक्ति के रास्ते सुई चुभी थी, वहां तेज जलन का दर्द महसूस हुआ। विवान ने गहरी सांस ली और खुद को संभाला। उसकी आंखों में मजबूत इरादा चमक रहा था। उसने फिर एक सुई उठाई और उसे अपने अमृत क्षेत्र में चुभो दिया। विवान के शरीर में कबूतर के अंडे जितना बड़ा ऊर्जा कुंड तुरंत फट गया। उसमें मौजूद असली ऊर्जा, जैसे अजगर और सांप, भागने लगी। अगर कोई ताकतवर योद्धा ये देखता तो हैरान रह जाता। ऊर्जा कुंड को बर्बाद करना मार्शल आर्ट में आत्महत्या जैसा था। विवान की 7 ऊर्जा भयानक असली ऊर्जा से टूट गई थीं। ये ऐसा था जैसे अनगिनत स्टील के चाकू उसके शरीर में घूम रहे हों। कोई और मार्शल कलाकार होता तो इतना दर्द बर्दाश्त नहीं कर पाता, दर्द से बेहोश हो जाता। विवान प्रशिक्षण कक्ष में चट्टान की तरह बैठा था। तीव्र दर्द उसकी नसों को हिला रहा था। उसका चेहरा नहीं बदला, बस माथे से ठंडा पसीना टपक रहा था। अचानक उसने दोनों हाथों से जमीन पर जोर मारा। बाकी 14 सुइयां हवा में उड़ गईं। शुआ, शुआ!
विवान की आंखों से अचानक तेज रोशनी फूटी। उसके हाथ बिजली की तरह तेज थे, सपने जैसे तुरंत छाया में बदल गए। लोग उसकी हरकतें देख नहीं पाए। पल भर में उसके हाथ रुक गए। सभी 14 सुइयां उसके शरीर के अलग अलग हिस्सों में चुभ गई थीं। एक सुई सीधे सिर के ऊपर आत्मा का प्रवेश द्वार में चुभी, दूसरी छाती के दिल के ऊर्जा का केंद्र में गई। बाकी 12 सुइयां उसके शरीर की 12 ऊर्जा के सबसे जरूरी बिंदुओं में चुभी। अब ऊर्जा खोलने का वक्त है। विवान का पूरा शरीर दर्द से कांप रहा था। वो ठंडे पसीने से तर था। उसकी त्वचा की सतह के नीचे की नसें फट गई थीं। उसके रोम छिद्रों से खून बह रहा था, लेकिन विवान ने दांत भींच लिए और चुपचाप उस दर्द को सहता रहा, जैसे दर्द हो ही ना। कड़वा खाओ तो गुरु बनो। दुनिया में हर ताकतवर योद्धा जिसने बड़ी कामयाबी पाई, उसने आम लोगों से 100 गुना दर्द सहे। ताकतवर बनने का कोई आसान रास्ता नहीं है। अपने शरीर में डूबा हुआ विवान ने ऊर्जा के निशान को इकट्ठा किया और उसे अपनी पहली ऊर्जा में धकेल दिया। असली ऊर्जा के हमले से ऊर्जा तुरंत टुकड़े टुकड़े हो गई। शरीर से तेज दर्द उठा, जैसे ऊर्जा फटने वाली हो। विवान का पूरा शरीर कांप उठा। अगर आम आदमी होता तो इस हालत में टिक नहीं पाता, लेकिन विवान ने दांत भींचे और मजबूत इच्छा शक्ति से आगे बढ़ा। खून की बूंदें रोम छिद्रों से रिसती रहीं, पर उसने हार नहीं मानी। पहले मेरी ऊर्जा बहुत कमजोर और पतली थी। अगर दूसरों से आगे निकलना है तो मजबूत नींव बनानी होगी। कुछ सांसों बाद विवान ने आखिरकार पहली ऊर्जा पूरी तरह खोल दी। ये पहले से दोगुनी से भी ज्यादा बड़ी थी। विवान रुका नहीं। उसने असली ऊर्जा को नियंत्रित किया और दूसरी ऊर्जा में तेजी से दाखिल हुआ। तीसरी ऊर्जा, चौथी ऊर्जा। विवान ने अपनी 7 मूल ऊर्जा को नया रूप दिया। इस वक्त वो खून से लथपथ इंसान बन गया था, लेकिन विवान जानता था कि उसका काम आधा ही हुआ था। असली मुश्किल हिस्सा अभी शुरू नहीं हुआ था। उसने अपनी सांसें संभाली, असली ऊर्जा को सक्रिय किया और 8वीं ऊर्जा की ओर दौड़ा। कड़क तेज आवाज के साथ विवान ने 8वीं ऊर्जा का ज्यादातर हिस्सा खोल दिया, लेकिन जल्दी ही असली ऊर्जा को रुकावट मिली। तभी नाभि केंद्र दैविक शक्ति के रास्ते सुई से अचानक एक रहस्यमयी ताकत उठी। वो ऊर्जा में घुसी, असली ऊर्जा के साथ मिल गई और तुरंत विवान की 8वीं ऊर्जा खोल दी। पहला दर्द अचानक गायब हो गया। विवान के पूरे शरीर में अनोखा आराम फैल गया। 8वीं ऊर्जा खुल गई। अब 9वीं की बारी। विवान का चेहरा शांत था, न उदास न खुश। उसकी एक आंख चमक रही थी, जैसे रात के तारे। पिछले जन्म के अनुभव से विवान ने 9वीं, 10वीं और 11वीं ऊर्जा पूरी तरह खोल दी। ऊर्जा कुंड के बिना विवान की असली ऊर्जा थोड़ी कम थी, लेकिन जब ऊर्जा कम पड़ने लगी तो एक ताकत पैदा हुई जिसने ऊर्जा खोलने में मदद की। कठिन मेहनत के बाद विवान आखिरकार 12वीं ऊर्जा तक पहुंचा। ये वो रुकावट थी जिसे तेज भूमि महाद्वीप के 10,000 साल के इतिहास में कई प्रतिभाएं पार नहीं कर पाई थीं। इस वक्त विवान खून से लथपथ था। उसका चेहरा दिखाई नहीं दे रहा था। तेज दर्द ने उसके दिमाग को नींद से भर दिया। वो सो जाना चाहता था, लेकिन उसने दांत भींचे और डटा रहा, क्योंकि वो जानता था अगर वो बेहोश हुआ तो सब खत्म हो जाएगा। अपनी छोटी छोटी इच्छाओं को इकट्ठा करके विवान ने 9 सितारा दिव्य सूत्र की गुप्त विधि चलाई और 12वीं ऊर्जा पर हमला शुरू किया। शुरुआत में हमला आसान था, लेकिन वक्त बीतने के साथ बची हुई असली ऊर्जा कमजोर होने लगी। उसकी ताकत धीरे धीरे खत्म हो रही थी। हमले की रफ्तार भी धीमी और कमजोर हो रही थी। असली ऊर्जा का आखिरी निशान भी खत्म होने वाला था। नहीं, ये रुक नहीं सकता। इसे रुकना नहीं चाहिए। अपने लिए, अपनी मां के लिए, सैन्य क्षेत्र में फिर कदम रखने के लिए और उन कुत्तों से बदला लेने के लिए मैं यहां कैसे गिर सकता हूं? टूट जा, मेरे लिए टूट जा, टूट जा, टूट जा। विवान का दिल चुपचाप दहाड़ रहा था। उसकी इच्छा शक्ति तूफानी लहरों की तरह थी। आशा सामने थी, उसे कामयाब होना था। विवान ने अपनी सारी मानसिक ताकत जुटाई और 12वीं ऊर्जा के आखिरी हिस्से की ओर दौड़ा। जैसे साफ दिन में बिजली गिरी, विवान के दिमाग में तेज आवाज गूंजी। उसकी गड़गड़ाहट ने उसे लगभग बेहोश कर दिया। उसका पूरा दिमाग गूंज रहा था। अगर आत्मा का प्रवेश द्वार और नाभि केंद्र की रक्षा करने वाली दैविक शक्ति के रास्ते सुई न होती तो वो अपना दिमाग खो देता।
और सदमे में पागल हो जाता। तेज गर्जना के बाद विवान के शरीर में ठंडक छा गई। पहले का दर्द धीरे धीरे गायब हो गया। फिर एक कुरकुरा सुन्नपन महसूस हुआ। विवान के शरीर में चुभी 18 नाभि केंद्र, दैविक शक्ति के रास्ते सुइयां, जिनकी ताकत खत्म हो चुकी थी, धूल में बदल गईं और बाहर तैरने लगीं। हाँ, मैं कामयाब हो गया। मैंने आखिरकार 12 ऊर्जा पार कर ली। जब कामयाबी का पल आया, विवान का उत्साह कोई नहीं समझ सकता था। पिछले जन्म में वो सैन्य क्षेत्र में गिर गया था, अब वो वापस आ गया था। ये उसके लिए बहुत बड़ा था। अगर वो 12 ऊर्जा पार न करता तो पिछले जन्म को पार नहीं कर पाता और जिंदगी भर शिखर पर नहीं लौट पाता। अब आखिरकार वो कामयाब हो गया। वो उस ऊंचाई पर पहुंच गया जो पहले कभी नहीं छुई थी। पिछले जन्म में उसने मानव लेवल पार करने से पहले सिर्फ 11 ऊर्जा खोली थी। इस जन्म में 9 सितारा दिव्य सम्राट सूत्र की वजह से उसने 12 ऊर्जा खोलने की उम्मीद देखी, और वो उम्मीद अब पूरी हो गई थी। गहरे दुख और अपार खुशी के बीच विवान को लगा जैसे वो समाधि में चला गया हो, लेकिन वो जानता था कि वो सो नहीं सकता। लोहा गर्म है तो हथौड़ा मारो। असली आत्मा को जमा करना होगा। घायल शरीर बाद में ठीक होगा। 9 सितारा दिव्य सम्राट सूत्र निषिद्ध भूमि से मिला सबसे रहस्यमय कौशल है। देखें इसका राज क्या है। विवान ने थकान को दबाया और 9 सितारा दिव्य सम्राट सूत्र की मानसिक विधि चलाई। इस हरकत से ठंडी अनुभूति उसके पूरे शरीर में फैल गई। पूरा शरीर अचानक ताजा हो गया। पहली वाली नींद पल भर में गायब हो गई। पूरे प्रशिक्षण कक्ष में जैसे स्वर्ग और पृथ्वी की ऊर्जा को कोई अदृश्य ताकत खींच रही हो। वो उसके शरीर के हर रोम छिद्र में घुस रही थी। ऊर्जा के छिद्र जो पहले सूख चुके थे, लालच से स्वर्ग और पृथ्वी की ऊर्जा सोख रहे थे, जैसे लंबे सूखे के बाद बारिश हो। कुछ ही पल में विवान की ऊर्जा में ऊर्जा का प्रवाह शुरू हो गया। असली ऊर्जा जमा करने की रफ्तार मेरे पिछले जन्म के ऊर्जा लेवल के कौशलों से दोगुनी तेज है। साथ ही 12 ऊर्जा एक साथ सोख रही है। ये रफ्तार तो आसमान छू रही है। विवान हैरान था। ये निषिद्ध भूमि का 9 सितारा दिव्य सम्राट सूत्र था। असली ऊर्जा जमा करने की रफ्तार पिछले जन्म के सभी कौशलों से बेहतर थी। कुछ देर तक स्वर्ग और पृथ्वी की ढेर सारी ऊर्जा उसके शरीर में उमड़ पड़ी। वक्त बीतता गया। विवान के शरीर में असली ऊर्जा लगातार जमा होती रही। पहला दर्द धीरे धीरे गायब हो गया। पता नहीं कितनी देर बाद विवान को रहस्यमयी और खालीपन की अवस्था महसूस हुई। उसका दिमाग खाली हो गया। तभी उसने अपने दिमाग में एक पुरानी किताब तैरते देखी। मुझे ये पुरानी किताब निषिद्ध भूमि से नहीं मिली थी। ये कैसे हो सकता है? उस वक्त निषिद्ध भूमि में विवान को सिर्फ 9 सितारा दिव्य सूत्र ही नहीं, बल्कि एक रहस्यमयी बिना शब्दों वाली पुरानी किताब भी मिली थी। वापस आने के बाद उसने उस किताब की उत्पत्ति और काम समझने के लिए बहुत दिमाग लगाया। इसलिए उसने उसे भंडारण कंगन में रख दिया। अनजाने में ये रहस्यमयी पुरानी किताब 300 साल बाद उसके साथ आई और उसके दिमाग में घुस गई। मैं 300 साल बाद फिर से पैदा हुआ, शायद इस रहस्यमयी पुरानी किताब की वजह से। विवान एक्साइटेड था। उसने असली ऊर्जा को उकसाया। वो उस रहस्यमयी किताब को छूना चाहता था, देखना चाहता था कि क्या उसे सक्रिय कर सकता है। अचानक उसके दिमाग में जोरदार धमाका हुआ। विवान के कान का पर्दा हिल गया। पुरानी किताब से एक तेज ताकत निकली, जैसे कोई बाढ़। वो उसकी ऊर्जा के साथ बही। विवान की जमा की हुई असली ऊर्जा पल भर में नष्ट हो गई। विवान डर गया। ये ताकत पूरी तरह बेकाबू थी। उसने जल्दी से अपना ध्यान हटाया। वो ताकत बिना निशान गायब हो गई, जैसे कभी आई ही न हो। ये क्या था? विवान ने आंखें खोली और उस अलौकिक अवस्था से जागा। शरीर पर खून की पपड़ी परत दर परत गिर रही थी। विवान हैरान था। उसकी पहले की गंभीर चोट ठीक हो गई थी। वो पूरा बदला हुआ लग रहा था। उसका शरीर क्रिस्टल की तरह साफ, जेड की तरह सफेद, जैसे नवजात बच्चा। शरीर की दर्द देने वाली ऊर्जा भी चिकनी और उभरी हुई थी। वो अपनी पूरी ताकत पर लौट आई थी। इस पुरानी किताब का राज क्या है? सिर्फ इसकी ताकत छोड़ने से मेरा शरीर तुरंत ठीक हो गया। कोई दवा भी ऐसा नहीं कर सकती। पुरानी किताबें उसके दिमाग में चुपचाप लटकी थीं, बिना हिली, लेकिन रहस्यमयी। विवान को शक था,
पहले की ताकत बहुत अजीब थी, जैसे गहरे रक्त से मिली ताकत। इस पुरानी किताब की उत्पत्ति बाद में पता चलेगी। विवान ने इसे दिमाग से निकाला और फिर से अभ्यास में लग गया। 9 सितारा दिव्य सम्राट सूत्र की सोखने की रफ्तार कमाल थी। उसके शरीर में हर वक्त ढेर सारी स्वर्ग और पृथ्वी की ऊर्जा बह रही थी। धीरे धीरे पहली ऊर्जा में असली ऊर्जा भर गई, दूसरी ऊर्जा में भी असली ऊर्जा धीरे धीरे भरने लगी, फिर तीसरी ऊर्जा, चौथी ऊर्जा। 3 दिन बाद विवान की 12 ऊर्जा में असली ऊर्जा फिर से भर गई। उमड़ती ऊर्जा मजबूत ऊर्जा में गरजती और बहती थी, शक्ति से भरी जैसे गुस्सैल ड्रैगन। असली ऊर्जा जो आम लोगों से कहीं ज्यादा थी, उफनती नदी की तरह थी। साधारण मार्शल आर्ट वाले नहीं जानते थे कि इस हालत में क्या करना है, लेकिन विवान पिछले जन्म में 8वें लेवल का सम्राट इसे आसानी से नियंत्रित कर रहा था। असली ऊर्जा से भरा हुआ अब अगला काम ऊर्जा कुंड को फिर से बनाना और मानव लेवल पर कदम रखना है। जब वो फिर से मानव लेवल पर कदम रखेगा, तभी उसका अभ्यास पूरा माना जाएगा। तोड़ो और खड़ा करो। तोड़ना हो चुका था, अब खड़ा करना बाकी था। विवान के मजबूत नियंत्रण में 12 ऊर्जा में असली ऊर्जा धीरे धीरे बही। शुरुआत में बहाव नरम था, जैसे घुमावदार नदी, लेकिन विवान के लगातार बढ़ाने से असली ऊर्जा बेचैन होकर उबलने लगी। आखिर में वो उफनती नदी बन गई, सीटी बजाती, लहरें लुढ़काती और विवान के शक्ति केंद्र में जमा होने लगी। पागल और ताकतवर असली ऊर्जा गरजती और उमड़ती लगातार विवान के शक्ति केंद्र में जमा हुई। वो एक अशांत भंवर बन गई। ये वक्त योद्धा के लिए सबसे सावधानी का होता है। अगर असली ऊर्जा बेकाबू हो जाए तो भयानक ऊर्जा अपनी ऊर्जा को फाड़ देगी और नाजुक अमृत क्षेत्र को बर्बाद कर देगी। खासकर विवान की असली ऊर्जा मात्रा और गुणवत्ता में आम योद्धा से कई गुना ज्यादा थी। भंवर का आतंक और भी डरावना था, लेकिन विवान के चेहरे पर जरा भी चिंता नहीं थी। वो अपनी वृत्ति से बाढ़ को नियंत्रित करना चाहता था। पल भर बाद विवान के शरीर में ऊर्जा कुंड बन गया। ये ऊर्जा कुंड बत्तख के अंडे जितना बड़ा था। उसने अशांत ऊर्जा को बढ़ाया। अभी बना ऊर्जा कुंड अचानक टूट गया और गायब हो गया। विवान जरा भी परेशान नहीं हुआ। उसने फिर से असली ऊर्जा जमा की, उसे अमृत क्षेत्र में पागलों की तरह इकट्ठा किया और फिर से ऊर्जा कुंड बनाया। ये ऊर्जा कुंड पहले से भी बड़ा था, बत्तख के अंडे जितना। ये ज्यादा जोरदार और कमाल का था, लेकिन विवान ने इसे फिर तोड़ दिया। 7-8 बार बाद आखिरकार मुट्ठी जितना बड़ा ऊर्जा कुंड विवान के अमृत क्षेत्र में बन गया। इस बार विवान ने असली ऊर्जा का जोर लगाया, पर ऊर्जा कुंड टिका रहा। वो संतुष्ट हुआ। उसने धीरे धीरे असली ऊर्जा से ऊर्जा कुंड को मजबूत करना शुरू किया। ऊर्जा कुंड जो आम लोगों से बहुत आगे था, धीरे धीरे स्थिर हो गया। अगर सबसे ताकतवर योद्धा ने यह देखा तो उसे मानना पड़ता कि यह कमाल की सहन शक्ति, विस्फोटक ताकत और शानदार क्षमता वाला ऊर्जा कुंड था। इसकी तुलना प्रांत लेवल के योद्धा से की जा सकती थी। ये यकीन करना मुश्किल था कि मानव लेवल के शुरुआती चरण का योद्धा ऐसा ऊर्जा कुंड बना सकता है। इस लेवल पर सिर्फ विवान ही ऐसा कर सकता था। इसे हासिल करने के लिए आम मार्शल आर्ट वाले को 7वें लेवल का सम्मान चाहिए, जो विवान के नियंत्रण जैसा हो। ये लगभग धोखा देने जैसा था। एक और दिन की मेहनत के बाद विवान मानव लेवल के मध्य तक पहुंच गया। फिर उसने अभ्यास बंद कर दिया। कई दिन रात की कड़ी मेहनत के बाद विवान की साधना मानव लेवल के शुरुआती चरण से मध्य चरण तक पहुंच गई थी। यह सिर्फ एक छोटा सा कदम था, लेकिन वो अब पहले से पूरी तरह अलग था। ये कहना जरा भी बढ़ा चढ़ाकर नहीं होगा कि वो बिल्कुल बदल गया था। जब प्रशिक्षण कक्ष का दरवाजा खुला तो जलन भरी नजरों के बीच विवान जोश में बाहर निकला। शनि और अंशुमान शायद चले गए होंगे। प्रशिक्षण कक्ष का असर अच्छा है, भले ही इसकी कीमत बहुत ज्यादा हो। अपने पास सिर्फ कुछ चांदी के सिक्के देखकर विवान के चेहरे पर कड़वी मुस्कान आ गई। प्रशिक्षण कक्ष की कीमत 100 चांदी के सिक्के थी। कुछ ही दिनों में उसने अपनी सारी जमा की हुई सैकड़ों चांदी खर्च कर दी। अभ्यास टावर के बाहर धूप खिली थी, ताजी हवा ताजगी दे रही थी। विवान ने भवें चढ़ाई, सिर घुमाया और एक तरफ देखा। दरवाजे पर खड़ा एक लड़का विवान को देख रहा था।
उसकी आंखों में ठंडक की चमक थी। वो जाने के लिए मुड़ा। विवान उसके सामने आ गया। उसकी आंखों में चमक आई। तू क्या चाहता है? मेरे रास्ते में क्यों खड़ा है? ये तो मुझे पूछना चाहिए। तू कौन है और मुझे क्यों घूर रहा है? विवान ने आंखें सिकोड़ ली। अच्छा, तुझे कौन घूर रहा है? मुझे मत उल्लू बना। विवान को बकवास करने का मन नहीं था। उसने लड़के की गर्दन पकड़ी और उसे मुर्गे की तरह उठा लिया। तू तू मुझे छोड़ दे। लड़के ने दोनों हाथों से विवान की कलाई पकड़ी, उसे तोड़ने की कोशिश की, लेकिन विवान का दाहिना हाथ लोहे की तरह था, जरा भी नहीं हिला। जल्दी ही लड़के का चेहरा लाल हो गया, जैसे बत्तख का गला। वो फूट फूट कर रोया। उसका शरीर जोर जोर से छटपटाने लगा। बोल, विवान ने दबाव बनाया। लड़का अभी भी जूझ रहा था। विवान की बढ़ी ताकत और डरावनी कलाई की पकड़ ने लड़के का गला दबा दिया। हवा की कमी से उसकी छाती सिकुड़ने लगी। विवान की ठंडी आंखों ने लड़के का दिल ठंडा कर दिया। मैं बोलता हूं। लड़के ने आखिर हार मान ली। विवान ने हाथ छोड़ा और लड़के को जमीन पर पटक दिया, ठंडी नजरों से उसे देखते हुए। ये मास्टर विनायक ने मुझे तुम पर नजर रखने को कहा था। उन्होंने शनि और अंशुमान को ढूंढ लिया था। उन्हें पता था कि तुम प्रशिक्षण कक्ष में हो, तो उन्होंने मुझे टॉवर के बाहर खड़ा करके तुम्हें देखने को कहा। जैसे ही तुम बाहर आते, मुझे उन्हें बताना था। लड़का दर्द से जमीन पर गिरा, हांफते हुए बोला। वो विवान की डरी हुई आंखों को देख रहा था। वो यकीन कर सकता था कि अगर उसने न बोला होता तो विवान उसे गला घोंट कर मार देता। फिर वही, विवान ने ठंडे लहजे में कहा। शनि और अंशुमान का क्या हुआ? वो ठीक हैं? मुझे नहीं पता। मास्टर विनायक उन्हें ले गए थे। क्या? विवान ने ठंडी आवाज में पूछा। विनायक अभी कहां है? मुझे और कुछ नहीं पता। मैं बस तुम्हें देख रहा था। मुझे अभी वहां ले चल। विवान की आंखें ठंडी थीं। उसका लहजा पहले कभी न सुना गया था। लगता है कुछ दिन पहले उसने विनायक को ठीक से सबक नहीं सिखाया था। सिर्फ 2 दिन बाद वो फिर दरवाजे पर आ गया और शनि और अंशुमान को ले गया। पता नहीं वो दोनों अब कैसे हैं। विवान थोड़ा परेशान था। लड़के के पीछे पीछे विवान विनायक के छात्रावास के दरवाजे तक पहुंचा। बस यही जगह है। लड़के ने सामने के आंगन की ओर इशारा किया। आम लोगों के लिए कई लोगों वाले छात्रावास थे, लेकिन आर्यावृत ट्रेनिंग कॉलेज में कुछ खास एकल छात्रावास भी थे। ये विला जैसे थे, जिनके अपने बगीचे थे। ये सब विजयनगर के ताकतवर लोगों के बच्चों के लिए थे। विवान ने ऊपर देखा। आगे चल रहा लड़का खरगोश की तरह उछला और बगीचे में भाग गया। साथ ही चिल्लाया, भाई विनायक, वो लड़का आ गया, आ गया। विवान ने मजाक उड़ाया और अचानक अपने सामने पड़े पत्थर पर लात मारी। पट! उसकी मुट्ठी जितने बड़े पत्थर को विवान ने तुरंत लात मारकर फेंक दिया। जैसे कोई उल्का वो लड़के की पीठ से टकराया। लड़का अचानक जमीन पर गिरा, जैसे कुत्ता। उसने मिट्टी चबाई, मुंह खून से भर गया। वो जमीन पर गिरकर दर्द से कराहने लगा। विवान ने मजाक उड़ाते हुए धीरे धीरे बगीचे में चला गया। पूरा बगीचा खाली था। किसी ने फूल पौधे नहीं लगाए थे। सामने के आंगन का दरवाजा खुला था। विवान के मन में खतरे की हल्की सी आहट थी। विवान जरा भी नहीं हिला। उसने दरवाजा खोला और आंगन में चला गया। अचानक 2 लोहे की सलाखें एक के बाद एक दरवाजे के पीछे से निकलीं। वो विवान के सिर और चेहरे के पिछले हिस्से की ओर गईं। सलाखों की आवाज जबरदस्त ताकत से गूंज रही थी। साफ था कि यह जानलेवा हमला था। रोशनी में 2 किशोर दरवाजे के पीछे छिपे थे। उनके चेहरों पर क्रूर मुस्कान थी। ये विनायक के 2 नौकर थे। आंगन में विनायक धुंध में लिपटा था। उसका चेहरा क्रूर था, मुंह पर खतरनाक मुस्कान। वो विवान को घूर रहा था। विवान भी हंसा। इस नाजुक पल में उसका शरीर अचानक सिकुड़ गया। जब 2 लोहे की सलाखें उस पर वार करने वाली थीं, वो बच निकला। 2 सलाखें हवा में टकराईं। जोरदार झटके से उनके हाथ सुन्न हो गए और उनके हथेलियां लगभग फट गईं। दोनों को अपने शरीर को संभालने का मौका मिलने से पहले विवान उकड़ूं बैठा। उसने बाएं दाएं हमला किया। उसकी मुट्ठियां उनकी छाती पर हथौड़ों की तरह पड़ी। हाँ! हड्डी टूटने की आवाज के साथ 2 जोरदार टक्करें गूंजी। विवान पर हमला करने वाले दोनों किशोर चीखे और पीछे उड़ गए। हवा में ढेर सारा खून उगला, फिर जमीन पर गिरे, दर्द से बेहोश हो गए।
उनकी छाती ढंसी थी, पसलियां टूट गई थीं। वो बहुत दयनीय लग रहे थे। विनायक, जिसके चेहरे पर पहले क्रूर मुस्कान थी, अचानक ठिठक गया। उसकी आंखें हैरानी, डर और सदमे से भरी थीं। उसे अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था। विनायक, शनि और अंशुमान का क्या हुआ? उन्हें तुरंत सौंप दे, वरना तू आज जिंदा नहीं बचेगा। विवान शांत रहा और आगे बढ़ा। उसकी ठंडी और तेज नजरें विनायक के चेहरे पर चाकू की तरह पड़ीं, जैसे उसका शरीर भेद रही हों। विनायक की आंखें धुंधली थीं, उनमें डर की हल्की सी चमक थी। वो विवान से पूरी तरह डर गया था। वो पलटकर कमरे की ओर भागा, चिल्लाया, विवान, शनि और अंशुमान मेरे कमरे में हैं। अगर तुझ में हिम्मत है तो अंदर आ। कमरे में अंधेरा था। खतरे की हल्की सी आहट थी, जैसे कोई जंगली जानवर छिपा हो, जिससे विवान की भवें सिकुड़ गईं। हालांकि विनायक का चेहरा डरा हुआ था, लेकिन उसकी आंखों में हल्की उत्तेजना थी। साफ था कि कमरे में कोई घात लगाए बैठा था, लेकिन विवान घात से नहीं डरा। उसने मजाक उड़ाया और बिना भाव दिखाए अंदर चला गया। कोई अचानक हमला नहीं हुआ। कमरे में, विशाल हॉल में सिर्फ एक शख्स बैठा था। खुले दरवाजे से तेज धूप पड़ रही थी, जिससे वो बहुत लंबा लग रहा था। ये काले रंग का लंबा कपड़ा पहने एक आदमी था। उसका चेहरा कुछ विनायक जैसा था। उसका चेहरा मजबूती से भरा था, जैसे कोई पुराना मंदिर यहाँ अनोखी ताकत के साथ खड़ा हो। बड़े भाई, ये वही है, ये विवान है, जिसने कुछ दिन पहले मुझे चोट पहुंचाई थी। विनायक ने विवान को सचमुच अंदर आते देखा। वो उत्तेजित और गुस्से में था। खुद को बेवकूफ मत बनाओ, घबरा मत। काले रंग का लंबा कपड़ा पहने लड़के ने धीरे से आंखें खोलीं। उसकी दो शांत, ठंडी नजरें विवान पर पड़ी। तू विवान है? तूने विनायक को चोट पहुंचाई? काले रंग का लंबा कपड़ा पहने लड़के का पहला सवाल ऐसा था जैसे कोई गुरु अपराध की जांच कर रहा हो। उसका लहजा सख्त नहीं था, लेकिन सवाल में दबदबा था, जैसे कोई सम्राट अपने मंत्रियों से पूछ रहा हो। विवान ने जवाब नहीं दिया। उसकी नजर काले रंग का लंबा कपड़ा पहने लड़के के पास एक कोने पर पड़ी और अचानक सिकुड़ गई। शनि और अंशुमान को पीटा गया था। वो खून से लथपथ, मुंह पर खून लिए जमीन पर पड़े थे। पिछले 2 दिनों में पता नहीं उन्होंने कितना दर्द सहे। खून हर जगह टपक रहा था। उनके कपड़े फटे हुए थे। विवान, यहां से भाग, ये आदमी विनायक का बड़ा भाई है। शनि और अंशुमान हलचल और शोर से जागे। उन्होंने सूजी हुई आंखें खोलीं और विवान को देखा, फिर जल्दी चिल्लाए। गंभीर चोटों की वजह से उनकी आवाज कर्कश और बहुत दयनीय थी। तुम्हारा नाम क्या है? तुम दोनों जीना नहीं चाहते? विनायक ने गुस्से में चिल्लाया और दोनों को लात मारी। दर्द से कराहते हुए दोनों गुनगुनाए। उनके चेहरे बहुत दर्दनाक थे, लेकिन विनायक हंस रहा था। विनायक ने अधीर होकर काले रंग का लंबा कपड़ा पहनने को देखा। उसकी हरकत पर उसे घृणा हुई। विवान की आंखें तुरंत जम गईं। उसके शरीर से ठंडक की लहर उठी। पूरे कमरे का तापमान अचानक गिर गया। काले रंग का लंबा कपड़ा पहने ने परवाह नहीं की और ठंडे लहजे में बोला, मेरी पहचान तू भी जानता है। विनायक भले ही नाकारा हो, लेकिन मेरा भाई है। मैं नहीं चाहता कि लोग मुझे छोटों को धोखा देने वाला कहें। इसलिए अब तू घुटने टेक, अपनी गलती मान और विनायक को फिर से पीटने दे। ये मामला यहीं खत्म हो जाएगा। मैं पुरानी बातें भूल सकता हूँ और तुम तीनों को जाने दे सकता हूँ। काले रंग का लंबा कपड़ा पहने शांत और उदासीन था, जैसे उसने विवान को मुंह दिखाया हो। विवान बहुत गुस्से में था और हंस पड़ा। ये बेवकूफ आदमी कहां से अपनी बड़ाई दिखा रहा था? यहां से निकल जा। अचानक गुस्से का एक झोंका फूट पड़ा। गुस्से में विवान का शरीर हिला। उसने विनायक की ओर मुक्का मारा। मुक्के का झटका, तेज हवा की गर्जना, जबरदस्त मुक्के की ताकत एक गुस्साए ड्रैगन की तरह थी। पल भर में वो विनायक पर टूट पड़ी। अपने 2 दोस्तों की दयनीय हालत देखकर विवान इस बार सचमुच गुस्से में था। वो जानता था कि विनायक जिससे निपटना चाहता था, वो असल में वो खुद था। शनि और अंशुमान बेकसूर थे। जबरदस्त मुक्के की ताकत देखकर विनायक का चेहरा बदल गया। वो कुछ कर पाता, उससे पहले विवान की ताकत उस पर हावी हो गई। इस खतरनाक पल में विनायक के पास सिर्फ अपनी मुट्ठियां छाती पर रखने का वक्त था। विवान की लोहे की मुट्ठियां, जो सब कुछ तोड़ देना चाहती थीं, टकरा गईं। विनायक की बाहें चटक गईं। उसकी ऊर्जा तुरंत टूट गई।
अगले ही पल विवान की ताकत ने उसे उड़ा दिया। विनायक पीछे लोहे और लकड़ी की मेज पर जोर से गिरा। मोटी मेज पल भर में टूट गई। लकड़ी के टुकड़े जमीन पर बिखर गए। विनायक हैरान था। उसने विवान की ओर इशारा किया। उसका शरीर भूसे की तरह कांप रहा था। उसकी आंखें डरी हुई थीं, जैसे वो किसी शैतान को देख रहा हो। उसके पैर छटपटा रहे थे, पीछे हट रहे थे। वो मुश्किल से खड़ा हो पा रहा था। विवान की आंखें ओस की तरह ठंडी थीं। उसने अचानक लात मारी और उसे बाहर फेंक दिया। वाह! विनायक के मुंह से खून निकला। वो उछला और कई मीटर तक उड़ गया। फिर लौकी की तरह वो दीवार से जोर से टकराया। धम! दीवार कांप उठी। थोड़ा सा चूना गिर गया। विनायक, जो कुछ दिन पहले की चोट से अभी उभरा भी नहीं था, सुअर की तरह चीखने लगा। विवान शनि और अंशुमान के पास गया। उनकी कलाई पर पट्टी बांधी। ये देखकर राहत मिली कि उनकी मांसपेशियां और हड्डियां जख्मी थीं, लेकिन और कुछ गंभीर नुकसान नहीं हुआ था। शनि और अंशुमान हैरानी से विवान को घूर रहे थे। उसकी ताकत देखकर वो दंग थे। सावधान! लेकिन अचानक उनके चेहरे बदल गए। विवान के पीछे की आंखों को देखकर डर की छाया उभर आई। तभी विवान के पीछे से तेज हवा का झोंका आया, जैसे महाशक्ति पर्वत की चोटी। तेज हवा के साथ ये एक डरावनी ताकत थी जिसने उसके सारे रास्ते बंद कर दिए। छोटे जानवर, मैं तुझे मरवा दूंगा। विवान के पीछे विनायक का चेहरा क्रूर था। वो दहाड़ रहा था। उसका पूरा शरीर उछल पड़ा। उसके कपड़े और फट गया था। उसका रूप पहले से ज्यादा खतरनाक था, जैसे कोई घायल जानवर। वो विवान की पीठ पर पागलों की तरह टूट पड़ा। विवान ने ठंडी सांस ली। नाजुक पल में वो अचानक पीछे मुड़ा। दो लोहे की मुट्ठियां हवा में टकराईं, जैसे साफ दिन में बिजली गिरी। घर में तूफान सा उठा जो आसपास तक फैल गया। तेज हवा ने पूरे घर का सामान हिला दिया। चीजें टकराकर जमीन पर गिर गईं। तेज हवा में विवान चट्टान की तरह अडिग था। इसके उलट विनायक उल्टा उड़कर जमीन पर गिरा। फिर अपने शरीर को संभालने के लिए 3 कदम पीछे हटा। क्या? विनायक की आंखें चौड़ी हो गईं। उसके गुस्से भरे चेहरे पर भाव साफ हो गए। वो विवान के मुक्के से साफ डर गया था। वो मानव लेवल के आखिरी चरण का शीर्ष योद्धा था। वो जमीनी लेवल पर कदम रखने और सच्चा योद्धा बनने से बस 1 कदम दूर था। लेकिन अभी एक मुक्के में अपने पूरे गुस्से के साथ विवान ने उसे आसानी से हरा दिया। ये कैसे हो सकता है? ये कैसे हो सकता है? विनायक विवान को घूर रहा था। वो कुछ नहीं बोला। वो हैरान और लगभग पागल हो गया था। बड़े भाई, वो विनायक, जिसने अपने बड़े भाई को अचानक हमला करते देखा, उत्तेजित हो गया। उसकी आंखें विवान को घूर रही थीं, ये देखने के लिए कि उसका बड़ा भाई उसे कैसे सबक सिखाता है। लेकिन नतीजा देखकर वो पूरी तरह दंग रह गया। ये छोटा सा जानवर इतना ताकतवर कैसे हो सकता है? 10 दिन से भी कम वक्त पहले उसने युद्ध मंच पर विवान को बुरी तरह पीटा था। उसे लगभग मार ही डाला था। लेकिन अभी आधा महीना ही हुआ था और विवान उसके बड़े भाई का मुकाबला कर रहा था, जो मानव लेवल के आखिरी चरण का शीर्ष योद्धा था। विनायक इस ताकत के बदलाव को स्वीकार नहीं कर पा रहा था। तू अपने भाई का बदला लेना चाहता है? ये तो बस बर्बादी है। तुझे सच में लगता है कि मैं कोई मामूली आदमी हूं? विवान की आंखें तेज थीं। वो धीरे धीरे आगे बढ़ा। उसकी नजरें तिरस्कार और मजाक से भरी थीं। वो ऊंची नजरों से विनायक को देख रहा था। ऊर्जा को फिर से ढालने के बाद विवान ने अभूतपूर्व 12 ऊर्जा खोली थी। दक्षपुर राज्य के इस दूर के इलाके में उसकी नींव किसी भी तथाकथित प्रतिभा से कहीं आगे थी। 9 सितारा भगवान सूत्र की जबरदस्त ताकत की वजह से विवान विनायक से, जो उससे सिर्फ 1 लेवल ऊपर था, कहीं ज्यादा ताकतवर था। कमरे में विनायक की शांत और स्थिर आंखें गायब हो गई थीं। उनकी जगह तीव्र अपमान और अनोखा गुस्सा ले चुका था। इस जबरदस्त अपमान ने उसका खून खौला दिया। उसके 7 छिद्रों से धुआं निकल रहा था। साले, तूने मानव लेवल के मध्य चरण में मेरी मुट्ठी रोक दी तो सोचता है कि मुझसे बात करने लायक है। आज मैं तुझे दिखाऊंगा कि मेरे और तेरे बीच का फर्क कितना गहरा है। विनायक की दोनों मुट्ठियां कांप उठीं। उसके कपड़े फूल गए। उसकी मुट्ठियां छाती पर बंध गईं। पल भर में विनायक के शरीर से अनोखी ताकत बह निकली। विनायक से पहाड़ जैसी तेज और भारी गति निकली। इससे विनायक
जो जमीन पर लेटा था और दूर छिपा था, बहुत उदास हो गया। वो बस पीछे हटना चाहता था। अच्छा बड़े भाई, वो न सिर्फ मानव लेवल के आखिरी चरण के शिखर पर है, बल्कि उसने कई मार्शल आर्ट कौशल भी सीखे हैं। खासकर उसने पीले लेवल की 5 पर्वत जादुई मुक्केबाजी का पूरा अभ्यास किया है। मुझे लगता है वो प्रांत लेवल के ताकतवर लोगों से भी मुकाबला कर सकता है। पहले वो बस लापरवाह था, अब जब वो गंभीर है, वो विवान को जरूर पकड़ लेगा। विनायक का पूरा शरीर उत्तेजना से कांप रहा था। उसने अपने शरीर का दर्द भी भूल गया। उसकी आंखों से बार बार जहरीली नजरें निकल रही थीं। 5 पर्वत मायालोक राज्य की सबसे शानदार 5 चोटियां हैं। वो विशाल हैं और आसमान को छूती हैं। 5 पर्वत जादुई मुक्केबाजी का नाम इन्हीं के नाम पर है। 5 पर्वत जादुई मुट्ठी, महाशक्ति पर्वत की छोटी। विनायक ने गुस्से में चिल्लाया। उसकी मुट्ठियां अचानक आगे लहराईं। एक पल में लोगों को लगा कि एक ताकतवर पहाड़ विनायक की मुट्ठियों के सामने उभर आया, जो गड़गड़ाते हुए आगे बढ़ रहा था। इस शक्तिशाली और भारी मुट्ठी के असर से पूरे घर में तेज हवा चली। मेजें और कुर्सियां खड़खड़ा रही थीं। जोरदार झोंका जैसे बिजली की गड़गड़ाहट, असली ऊर्जा की गर्जना चारों ओर फैल गई। सारी मेजें और कुर्सियां चकनाचूर हो गईं। जमीन कांप रही थी। तूफान के साथ डरावनी ताकत पहाड़ और समुद्र की तरह विवान की ओर बढ़ी। नीले पत्थर की शिलाओं पर दरारें पड़ गई थीं। वो तेजी से फट रही थीं। हवा में विस्फोट हो रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे दुनिया खत्म हो रही हो। ये छोटा सा हुनर है, टूट जा। विवान ने ठंडी सांस ली। वो आगे बढ़ा, पहाड़ की तरह मजबूत। उसने विनायक के हमले को बेफिक्री से देखा। उसकी मुट्ठी की ताकत आने से पहले ही वो फट पड़ा। ये मुट्ठी ज्यादा खूबसूरत नहीं थी, न तेज तूफान न गड़गड़ाहट, बस विनायक की लुढ़कती मुट्ठी की ताकत में घुस गई। बिजली की आवाज ने सबको बहरा कर दिया। विनायक की दहाड़ अभी घर में गूंज रही थी और उनकी लड़ाई खत्म हो गई। अभी अभी जमीन हिलने की आवाज सुनाई दी। विस्फोट के बाद विनायक का मजबूत शरीर टूटी पतंग की तरह था। तेज हवा में वो पीछे उड़कर दीवार से जोर से टकराया। ये कैसे हो सकता है? विनायक दहाड़ा। उसकी आंखें चौड़ी थीं, बहुत अनिच्छा से भरी थीं। उसने मुंह खोलकर खून उगला। इस बार वो सचमुच टूट गया था। पहली बार दोनों ने सिर्फ ताकत का मुकाबला किया था, लेकिन इस बार उसने अपनी असली ऊर्जा को पूरी ताकत से लगाया। उसने अपना सबसे जबरदस्त मार्शल आर्ट कौशल दिखाया। फिर भी वो हार गया। विवान का हमला साधारण लग रहा था, लेकिन असल में उसने विनायक के हमले का सबसे कमजोर हिस्सा पकड़ा। उसने उसके मार्शल आर्ट कौशल को तोड़ दिया और उसे हरा दिया। हार गया बड़े भाई, हार गया। कुछ दूरी पर विनायक हैरान और सदमे में था। उसने अपनी रीढ़ से सिर तक ठंडी हवा महसूस की। उसकी सारी हिम्मत टूट गई। एक हमले के बाद विवान नहीं रुका। शरीर सीधे भाले की तरह था। वो आगे बढ़ा, विनायक पर ठंडी नजरें डालते हुए। दोस्तों, आपको यह एपिसोड कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताएं और इस वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। चलिए मिलते हैं एक नए एपिसोड के साथ।